डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका IR स्टडी चैनल के इस प्लेटफॉर्म पे। आज हमारी केमिस्ट्री की नवी क्लास रहने वाली है। केमिस्ट्री का ये नवा लेक्चर है। जो 8वां लेक्चर था उसमें हमने जो आवर्त सारणी से रिलेटेड जो नियम दिए गए थे, अस्टक का, न्यूलैंड का अस्टक नियम है, मेंडलीफ का नियम है और जो मोजले के द्वारा आधुनिक आवर्त सारणी दी गई है, उन सभी के बारे में हमने व्याख्या कर ली थी। आज जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा जो लोथर मेयर वक्र था उस पे, और एस ब्लॉक और डी ब्लॉक के एलिमेंट पे रहेगा। यानी जो एस ब्लॉक, डी ब्लॉक और पी ब्लॉक के जो हमें एलिमेंट दिए गए हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आइए अपने टॉपिक को आप अपने हेडिंग लिखिए। आज रहेगा लोथर मेयर का वक्र। लोथर मेयर का वक्र। और इस लोथर मेयर के वक्र में ज़्यादा कुछ बातें नहीं है, 3-4 पॉइंट हैं जिन्हें हमें ध्यान से पढ़ना होगा, क्योंकि लोथर मेयर वक्र इम्पोर्टेंट है। हमें ये पूछ सकता है कि जो ये ग्राफ था, ये जो कर्व जा रहा था वक्र, उसकी कौन सी स्थिति पे कौन से तत्वों को या कौन से समूह को रखा गया था। ठीक है, मैं एक ग्राफ बना रहा हूँ, आप मेरे साथ ही उस ग्राफ को बनाइए और उन ग्राफ पे, उस वक्र पे कौन कौन से तत्वों की क्या क्या स्थिति है, मैं वो साथ में लिखता रहूँगा और इसको थ्योरी के माध्यम से भी यहाँ पे पॉइंट नोट करेंगे। तो इसको लिखे, सबसे पहले एक ग्राफ बनाया लोथर मेयर ने, या फिर हम लोथर मेयर में अगर यूँ भी लिख सकते हैं कि परमाणुओं को या तत्वों को उनके आयतन के साथ साथ क्वथनांक तथा गलनांक के मानों के आधार पर भी एक वक्र बनाया, जिसे लोथर मेयर का वक्र कहते हैं। अपन यहाँ लिख सकते हैं, आप पहला पॉइंट नोट कर लिए कि तत्वों को उनके आयतन या परमाणु भारों के साथ साथ में, तत्वों के उनके आयतन या परमाणु भारों के साथ साथ में क्वथनांक तथा गलनांक के मानों के आधार पर भी एक वक्र पे इन तत्वों के समूहों को क्या किया, रखा, और एक वक्र प्राप्त हुआ जिसे लोथर मेयर का वक्र कहा जाता है। यहाँ पे एक वक्र बनाता हूं मैं, आप उसको देखिए और मेरे साथ साथ बनाते रहिए। ठीक है, अब यहाँ से एक बार जो ये कर्व है ऊपर जाएगा और दूसरी बार नीचे आएगा। जिस तरह से ये हुआ और यहाँ पे ये कर्व आया, इसके बाद ये वापस जाएगा कर्व, और इस स्थिति पे नीचे आ जाएगा ये, और इसके बाद में ये वापस जाएगा कर्व, और इस तरह से, यानी एक बार कर्व नीचे आएगा और एक बार थोड़ा ऊपर जाएगा। तो यानी ये वाला पॉइंट इसका क्या है, नीचे, और ये पॉइंट इसके ऊपर है। ये पॉइंट भी नीचे हो जाएगा और ये भी। देखो, इसको आप तिरछा बना सकते हो, जिस तरह से इसको अगर सीधा ले तिरछा हो जाएगा, लेकिन यहाँ अपने हिसाब से बना, हमें सिर्फ समझना है कि कौन सी स्थिति पे कौन से तत्वों को रखा गया था। आप बिल्कुल इसको यूं भी बना सकते हो, ठीक है, या फिर इसको थोड़ा घुमा के भी बना सकते हो। और इसके बाद में ये वाली जो इसकी स्थिति हो जाएगी, ये नीचे हो जाएगी, ये इसकी टॉप पे है, ये वापस नीचे हो जाएगी, ये वापस टॉप पे है, ये वापस नीचे, और ये टॉप स्थिति है और ये इसकी नीचे स्थिति है। अब यहाँ देखिए, अब इसमें क्या किया था, यानी टॉप पे और बॉटम पे कौन कौन से तत्वों को रखा था, ये हमें देखना है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एक बार, शिखर पर यानी कहाँ पे, टॉप पे क्षार तत्वों को रखा गया था। किसको रखा था, जो आपकी एल्कलाइन मेटल थी, जो आपके एल्कलाइन मेटल है, एस ब्लॉक के अंदर के दो चीजें आती हैं, क्षार धातु तथा क्षार मृदा धातु। एल्कलाइन मेटल तथा एल्कलाइन अर्थ मेटल आते हैं। तो जो आपका शिखर पर था, टॉप था, उसमें हमें एल्कलाइन मेटल की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, एल्कलाइन मेटल की, यानी क्षार धातुओं को। तो पहला तो अपने यही क्वेश्चन हो गया कि जो लोथर मेयर वक्र है उसमें जो टॉप स्थिति है शिखर पे, उन्हें किसको रखा गया था, क्षार धातुओं को रखा गया है। इसके बाद दूसरी बात करें, बॉटम, जो आपका बॉटम हो जाएगा यानी नीचे, ठीक है, नीचे या बॉटम पे हम कह सकते हैं क्षार मृदा धातु को।
क्षार मृदा धातुओं को रखा है। किसको रखा है? क्षार मृदा धातुओं को रखा गया है। इसके बाद अपन बात करते हैं कि आरोही क्रम में, ठीक है, बढ़ते क्रम में तो हेलोजन, यहां ले लेता हूं मैं, आरोही क्रम में, आरोही क्रम का मतलब मैंने बताया आपको कि बढ़ते हुए क्रम में, आरोही क्रम में मतलब बढ़ते हुए क्रम में, तो यहां लिखना पड़ेगा हेलोजन और अक्रिय गैसों को। किसको? हेलोजन और अक्रिय गैसों को। तो यहां लिख सकते हैं हम हेलोजन प्लस अक्रिय गैसें। क्या लिख सकते हैं? हेलोजन प्लस अक्रिय गैसें। इसके बाद चौथा पॉइंट और हम लिख सकते हैं, एस ब्लॉक तथा डी ब्लॉक के तत्वों को कहाँ पे रखा? तो जो क्षैतिज था उस पे रखा था। तो एस ब्लॉक, एस एंड डी ब्लॉक, एस एंड डी ब्लॉक एलिमेंट्स, एस तथा डी ब्लॉक के तत्वों को कहाँ पे रखा? तो ये रखा आपका क्षैतिज पर, क्षैतिज स्थिति पर। कहाँ रखा था? क्षैतिज स्थिति पर, ठीक है। मतलब क्षैतिज स्थिति पर एस तथा डी ब्लॉक के एलिमेंट को, इसको मैंने यहाँ लिख लिया, इसको यहाँ लिखना था। तो इस तरह से ये चारों चीजें ध्यान में रखनी है। अब देखो, शिखर पर टॉप पर क्षार धातुएं, तो क्षार धातुएं पहले कौन सी आती है? यानी आपके क्षार और क्षार मृदा तत्वों को जो एस ब्लॉक चीजें हैं वो हमें पूरी याद होनी चाहिए। तो हे लीना कहे रब से फिर, ये इसकी ट्रिक है, मैं आपको ट्रिक लिखाऊंगा। तो हे का मतलब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को हम नहीं भी गिनते हैं, मतलब कई बार उसको इनके साथ में रख दिया जाता है, मतलब कि जो आपके 7 हाइड्रोजन को फर्स्ट ए में और कई बार 7A के अंदर रख दिया जाता है। तो इसमें हम लिख सकते हैं हे लीना कहे रब से फिर, एक बार और ऊपर चढ़ाएंगे तो फ्रेंशियम आ जाएगा। इसको मैं एक बार थोड़ा और ऊपर चढ़ा देता हूं, लीना कहे रब से, लीना हे लीना कहे रब से फिर, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका रुबिडियम फ्रेंशियम, और ये फ्रेंशियम तक पहुंच गया है, ठीक है। अब इसमें देखना आप, ये हो गया आपका लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। कौन सी हो गई? क्षार धातु हो गई। कौन सी धातु हो गई? क्षार धातुएं, एल्काइल मेटल्स हो गए हैं। शिखर या टॉप पर क्षार धातुएं, देखो ये सारी चीजें कहाँ पे है? टॉप पे। अब बॉटम पे है क्षार मृदा धातु, यानी ट्रिक क्या है? बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, ये ट्रिक है। ट्रिक हम सारे लिखेंगे, ठीक है। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि बेटा मांगे, इसमें हम लिख सकते हैं बेटा मांगे कन्या सुंदर, इसमें हम लिख सकते हैं बाप राजी, ठीक है। यहां से हमने चालू कर दिया है, इसको सॉरी यहां से लिखना था, ठीक है। एक बार और वापस देख लेना। तो बेटा मांगे कन्या, इसको हम लिख लेंगे ऐसा सुंदर, और बाप राजी। तो आरबी, आरबी यानी रुबिडियम, आरबी का मतलब क्या लिख लिया मैंने? रुबिडियम। तो इन चीज़ों को अच्छे से नोट कर लेना आप। देखो यहाँ से चालू किया हमने, तो ये आपका लिथियम, ये आपका सोडियम, ये पोटेशियम, रुबिडियम, सॉरी सीजियम और फ्रेंशियम, यहाँ पे Ra आएगा। फिर बेटा मांगे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रेंशियम, बेरियम और रेडियम, तो Ra आएगा। यहाँ पे जो आएगा वो आपका हो जाएगा Ra। तो यानी बॉटम पर क्षार धातुएं लिखी गई है। बॉटम पर क्या लिखा गया है? क्षार धातुएं लिखी गई। अब आरोही क्रम में हेलोजन तथा अक्रिय क्रम, तो यानी आरोही क्रम यानी बढ़ते हुए क्रम में, और बढ़ते हुए क्रम में किसको लिखा? हेलोजन को, यानी इस वाले भाग पे। इसमें हम लिख सकते हैं फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और आयोडीन और एस्टिटीनियम या फिर एस्टिटोन। यहाँ देखिए ध्यान से, ये आपका हो जाएगा
फ्लोरीन, ये हो जाएगा क्लोरीन, ये है ब्रोमीन, ये है आयोडीन और ये है एसीटोन। चीजें हो गई बढ़ते क्रम में, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एसीटोन। ठीक है, फिर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजन और फ्रेंशियम। तो मैंने आपको सारी स्थिति बता दी और यहीं से अपने क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी होती है इन 4 पॉइंट को। शिखर टॉप पे 4 धातुओं को रखा गया है, लिखवा दिया मैंने। हेलिना कहे रब से फिर, ठीक है, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, ठीक है। और इसके बाद आरोही क्रम में हेलोजन तथा आखिरी क्रम यानी बढ़ते हुए क्रम में इसको लिखा है, यानी इस बीच वाले भाग में। और एस एंड डी ब्लॉक एलिमेंट को क्षैतिज हॉरिजॉन्टल पे रखा है, एलिमेंट्स को रखा गया है। ये है आपका लोथर मेयर वक्र, ठीक है। इसको जल्दी से उतार लीजिए, इसके बाद इसको रफ करता हूँ और हम आगे एस ब्लॉक के एलिमेंट को काफ़ी अच्छे से पूरा डिटेल के साथ में पढ़ेंगे। एस ब्लॉक के जो आपके एलिमेंट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर में बहुत ही काफ़ी विस्तृत रूप से दे रखा है, उन सारी चीज़ों को हम यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है। वीडियो मतलब जिस तरह से अपने एटॉमिक स्ट्रक्चर पे 7 लेक्चर हुए, इसी तरह आवर्त सारणी पे भी अपने 5-6 लेक्चर होंगे, यानी काफ़ी जितना हो सके सारी की सारी चीज़ें मैं बताऊंगा, चाहे लेक्चर उसके ज़्यादा हो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको जल्दी से उतारिए, लोथर मेयर वक्र कहलाता है। मैंने तीनों चारों चीज़ें यहाँ पे लिख ली हैं और यहीं से अपने क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी रहती है। जल्दी से उतारिए इसको। ठीक है, आपने अब इसको उतार लिया होगा, मैं इसको रफ करता हूं और आगे हम लिखते हैं एस ब्लॉक के एलिमेंट। आप हेडिंग लिखें एस ब्लॉक के एलिमेंट। अपने नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगी, वो होगा एस ब्लॉक के एलिमेंट। एस ब्लॉक के तत्व या एस ब्लॉक के एलिमेंट। इसको थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं, एस ब्लॉक के तत्व या एस ब्लॉक के एलिमेंट, ठीक है। अब देखें इस एस ब्लॉक के मानने वाले कितने तत्व, यानी जो आता है ना अंतिम इलेक्ट्रॉन, एस ब्लॉक के जितने भी तत्व हैं उनमें आने वाला अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में प्रवेश करता है, इसलिए इसे एस ब्लॉक के एलिमेंट कहा जाता है। यानी वे सारे एलिमेंट जिनमें जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है जिसको हम बाह्यतम इलेक्ट्रॉन कहते हैं, यानी अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है, अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है वो आपका किस में करेगा, एस ब्लॉक में, इसलिए इसे एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। तो आप पहला पॉइंट तो यही लिख सकते हैं, मैं नहीं लिखवा रहा हूँ, बहुत ही इजी है, सिंपल ही है, इसलिए आप लिख लें कि आने वाला अंतिम इलेक्ट्रॉन या फिर वे तत्व जिसमें आने वाला अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में प्रवेश करता है, उन सभी तत्वों को यानी उन तत्वों को कहाँ रखा जाता है, एस ब्लॉक के एलिमेंट में, ठीक है। तो पहला पॉइंट मैंने आपको लिखवा दिया। दूसरा पॉइंट मैं खुद लिख लेता हूं, ठीक है। एस ब्लॉक तत्व 2 प्रकार के हैं। एस ब्लॉक के तत्व 2 प्रकार के हैं। कैसे हैं? एस ब्लॉक के तत्व 2 प्रकार के हैं, इसको हम लिख सकते हैं क्षार धातु, क्या हो जाएगा, एल्काइन मेटल, और दूसरा हो जाएगा क्षार मृदा धातु। एस ब्लॉक के जो तत्व हैं वो 2 प्रकार के हैं। एस ब्लॉक के तत्व 2 प्रकार के हैं, क्षार धातु तथा क्षार मृदा धातु, एल्काइल मेटल तथा एल्काइल अर्थ मेटल, ये 2 प्रकार के हो गए। अब हम बात करते हैं कि जिसे फर्स्ट हम लेते हैं क्षार धातु को। किसको ले लेते हैं? क्षार धातु को हम लेते हैं और अपनी हेडिंग रहेगी क्षार धातु।
जो हेडिंग हो जाएगी वो होगी आपकी क्षार धातु। क्षार धातु अपनी हेडिंग हो जाएगी। और इसमें हम लिख सकते हैं कि ये जो तत्व होते हैं वो जल के साथ में क्रिया, यानी वाटर के साथ में क्रिया करके बेस बनाते हैं, क्षार बनाते हैं, इसलिए इनको इसको यानी किसके अंदर रखा जाता है, तो इनको क्षार वर्ग के अंतर्गत या इन्हें क्षार धातु कहा जाता है। तो ये तत्व जल यानी H2O के साथ, जल के साथ में रिएक्शन करके, ठीक है, ये तत्व जल यानी H2O के साथ में रिएक्शन करके क्षार यानी बेस, क्षार बनाते हैं, इसलिए क्षार बनाते हैं, इसलिए इन्हें क्षार धातु कहा जाता है। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? इसलिए इन्हें क्षार धातु कहा जाता है। इसलिए इन्हें क्षार धातु कहा जाता है। ठीक है, पहली बात तो यही होगी कि इन्हें क्षार धातु क्यों कहा जाता है। ये तत्व जल H2O के साथ में रिएक्शन करके बेस या क्षार बनाते हैं, इसलिए इन्हें क्षार धातु कहा जाता है। और S ब्लॉक क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें जो आने वाला अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो S उपकोष में प्रवेश करता है, इसलिए इसके अंतर्गत क्या आते हैं? S ब्लॉक के एलिमेंट या S ब्लॉक के एलिमेंट हम कहते हैं। ये दोनों पॉइंट आप नोट कर ले, पहला पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट, क्षार धातु क्यों कहते हैं ये। इसके बाद में हम जो आपके क्षार धातु है यानी कौन कौन सी है उसको एक ट्रिक के माध्यम से पूरा फ्लो चार्ट बना के बताता हूँ विद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और उनकी ऑक्सीकरण अवस्था। इसको रफ करना पड़ेगा जल्दी से, इसलिए दोनों पॉइंट उतार ले। एस ब्लॉक के तत्व परिभाषा बता दी कि आने वाला अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें प्रवेश करता है? एस उपकोष में, इसलिए इसको एस ब्लॉक के एलिमेंट कहते हैं। देन नंबर 2, एस ब्लॉक के तत्व दो प्रकार के होते हैं, क्षार धातु तथा क्षार मृदा धातु कहा जाता है। क्षार धातु ये तत्व जल तथा H2O के साथ, मतलब H2O के साथ रिएक्शन करके क्षार बनाते, इसलिए क्षार धातु कहा जाता है। इसको उतारिए, क्योंकि यहाँ से इसको पूरा फ्लो चार्ट के माध्यम से, मतलब एस ब्लॉक के सारे तत्व हम यहाँ पे लिखेंगे, चाहे क्षार धातु चाहे क्षार मृदा धातु है। जल्दी इसको इसे लिख लीजिए। ठीक है, अब इसको मैं रफ कर लेता हूँ। और जिस तरह से मैं लिख रहा हूँ वो आप मेरे साथ ही लिखिए ताकि आपके नोट्स बन जाएंगे। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, पहली बात तो है यहाँ पे सबसे फर्स्ट लिख लेता हूँ मैं ट्रिक। यहाँ पे ट्रिक लिख लेता हूँ मैं। इसके बाद में लिख लेता हूँ ट्रिक, प्रतीक चिन्ह, तत्व का नाम। देखो ट्रिक है, प्रतीक चिन्ह है, तत्व का नाम है। इसके बाद में आपका प्रतीक चिन्ह, तत्व का नाम, और इसके बाद हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और ऑक्सीकरण अवस्था। क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण अवस्था। मैंने शॉर्ट में लिखा है ऑक्सीकरण अवस्था को, आप समझ जाओगे। ठीक है, पहले हमें ट्रिक लिखनी है, इसके बाद में प्रतीक चिन्ह। ठीक है, यानी प्रतीक चिन्ह, प्रतीक का मतलब पूरा मैंने शॉर्ट में लिखा प्रतीक चिन्ह। इसके बाद में तत्व का नाम, और इसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और फिर अंतिम में ऑक्सीकरण अवस्था। यानी ट्रिक है लीना कहे रिप से फिर। ठीक है, यहाँ पे अगर हाइड्रोजन हटा देता हूँ, मैं फिर से बोल रहा हूँ हाइड्रोजन हटा देता हूँ, तो हम लिथियम से चालू कर सकते हैं। लेकिन मैं हाइड्रोजन को साथ में लिख रहा हूँ, हे लीना कहे रब से फिर। हे लीना कहे रब से फिर। ठीक है
यानी हाइड्रोजन, ली यानी लिथियम, ना यानी सोडियम, कहे यानी आपका हो जाएगा के। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ये रुबिडियम, ये सीजियम और ये फ्रेंशियम। ठीक है। हे लीना कहे रब से फिर। ठीक है, हे लीना कहे रब से फिर, ये ट्रिक है आपकी, आप इसको अपने हिसाब से भी ट्रिक बना सकते हो। ठीक है, नहीं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम, ये जो तत्व के नाम हैं। ठीक है, मैं तत्व के नाम छोड़ रहा हूं क्योंकि मैं नाम बता रहा हूं, आप लिख सकते हो और नाम बहुत इजी है। ठीक है, ये चीजें हमें रटनी नहीं, ये ट्रिक भी मैंने आपके लिए इसलिए लिखी है, एक दो बार देखो, बार बार याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ट्रिक से ज्यादा आपको नॉर्मली याद रह जाएगा, मतलब हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम, इस तरह से पूरा याद रह जाएगा कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। इसके बाद में इन तत्वों का नाम है आपका कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, ये इनके नाम लिखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या कहता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका क्या है? इसका 1s1 हो जाएगा। लिथियम का कितना हो जाएगा? लिथियम का आपका हीलियम 2s1, हीलियम 2s1 होगा ना, क्योंकि देखो अगर मैं अगर इसका पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरूं, लिथियम का पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरूं तो क्या होगा? 1s2 2s1, ये लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, ये इसका 2, ठीक है, और 1, तो यानी लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब यहाँ पे अक्रिय गैसों को हम रख सकते हैं, अब हम यहाँ पे अक्रिय गैसों को रख सकते हैं। तो ध्यान से देखना आप, इसमें क्या हो जाएगा कि हीलियम, इसके बाद में हम रख सकते हैं नियोन, इसके बाद में हम रख सकते हैं आपका आर्गन को, इसके बाद में हम रख सकते हैं क्रिप्टॉन को, और इसके बाद में हम रख सकते हैं हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, और अंतिम में हम रख सकते हैं रेडॉन को। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन को। ठीक है, ये सारी चीजें मिला दूंगा मैं अंत में। इसमें हम लिख सकते हैं 3s1, इसमें हम लिख सकते हैं 4s1, और इसमें लिख सकते हैं 5s1, इसमें आपका हो जाएगा 6s1, और इसका हो जाएगा 7s1। ये इसका क्या है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। जिस तरह इसमें लिख सकता हूं मैं, इसके कोष्टक में लिख रहा हूं, इसके जो प्रतीक मतलब परमाणु क्रमांक लिख लेता हूं, 1 और ये 3, ये 11, ये 19 है। इसके बाद में आपका ये आपका 37 है, ये है 55, और ये हो जाएगा आपका 87। ठीक है, ये मैंने साथ में ये भी लिख लिया है इनका कि 1 3 पे है, ये 11 पे है, इसके बाद में 19, 37, 55 और 87, मतलब ये आपका हो जाएगा 87। नाम तो बता दिए, नाम आपको खुद ही लिख लेने हैं। ये इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? मैं मिला देता हूँ, देखो ये इसकी है, ये इसका, ये इसका, ये इसका, ये इसका, ये इसका और ये इसका। ठीक है, सारी चीजें बता दी मैंने। अब हम बात करते हैं ऑक्सीकरण अवस्था की। जो क्षार धातु होती है, उनकी +1 ऑक्सीकरण अवस्था होती है। क्यों? क्योंकि आपके ये जो तत्व है, जैसे 1s2 3s मतलब s1 ये बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। क्या है? बाह्यतम इलेक्ट्रॉन विन्यास है। ये बाह्यतम, और ये जो इलेक्ट्रॉन है सबसे बाहरी उपकोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन है, जो कि इजीली बाहर निकल सकते हैं। यानी एक इलेक्ट्रॉन को जब त्याग दिया जाता है या डोनेट कर दिया जाता है तो वो ऑक्सीकरण अवस्था अपनी, तो इसकी +1 ऑक्सीकरण अवस्था होगी। जब अपना टॉपिक आएगा ना ऑक्सीकरण अवस्था क्या है वास्तव में, तो हम सारी मतलब सभी तरीकों से देखेंगे कि ऑक्सीकरण अवस्था कैसे निकाली जाती है और क्या है वास्तव में। अभी आप जनरली इतना याद रखें कि इनकी ऑक्सीकरण अवस्था सबकी क्या है? +1 ऑक्सीकरण अवस्था है। तो क्या हो जाएगी? +1 ऑक्सीकरण अवस्था, +1 +1 +1 +1 +1 +1 और +1।
ये आपका एस ब्लॉक का जो यहाँ पे लिख सकता हूँ, एस ब्लॉक का कौन सा है, पहला है क्षार धातु, क्षार, ये हो जाएगी क्षार धातु। और क्षार धातु मैंने पूरी ये लिख ली है आपके सामने कि हे लीना कायरब से वो ट्रिक लिख ली, उनके नाम लिखिए, परमाणु क्रमांक लिख लिया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लिया, इनकी ऑक्सीकरण अवस्था लिख ली। अगर आपसे कोई पूछे कि क्षार धातु, एस ब्लॉक में दो होते हैं, क्षार दत्ता, क्षार मृदा धातु, क्षार धातु की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है, तो सभी की +1 होती है। कारण क्या है, कारण कि उसके बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, जिस पर नाभिक की पकड़ कैसी होती है, कमजोर या ढीली होती है, और ऐसा इलेक्ट्रॉन इजीली बाहर निकल सकता है, उस इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जा सकता है, ठीक है, या उस इलेक्ट्रॉन को कोई भी बाहर खींच के निकाल सकता है। तो ऐसी स्थिति में इसकी +1 ऑक्सीकरण अवस्था हो जाएगी। इस एस ब्लॉक के तत्व को पूरा लिखिए, मतलब ये पूरा उतारिए। इसके बाद में क्षार मृदा धातु को इसी टाइप में मैं बता रहा हूँ, और वो बताने के बाद में हम इनके जो आपका पॉइंट लिखा है ना मेंडलीव में, मतलब आवर्त सारणी में गुणधर्मों की आवर्तिता, उस आवर्तिता को पढ़ेंगे, ठीक है। इसको उतार लिए। इसको जल्दी से उतार लें, ठीक है। मैं अब रब कर लेता हूँ कि ट्रिक तो हम मतलब ये ऊपर वाली जो चीज़ें हैं वही रहेगी, ट्रिक चेंज होगी और ये सारी चीज़ें चेंज हो जाएगी। तो यहाँ देखिए, अब एक तो आपकी ट्रिक चेंज कर लेते हैं, और इनकी ऑक्सीजन अवस्था को चेंज कर लेते हैं, क्योंकि क्षार मृदा जो धातु होती है उनकी ऑक्सीकरण अवस्था +2 होती है। कितनी होती है, +2 होती है। इसकी ट्रिक है कि बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजू राजी। इसके अलावा एक और बने, बेटा मांगे स्कूटर, फिर इस तरह से बनाई जा सकती है, लेकिन ये ज़्यादा ठीक रहेगी, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, ठीक है। बेटा बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रेंशियम, बेरियम और रेडियम। नहीं, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, तो क्या हो गया, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रेंशियम, बेरियम और रेडियम। तो इसमें देख लेना, इसका यहाँ जा रहा है, इसका ये हो जाएगा। अब इसको मैं मिटा भी देता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको हम वापस भी लिख सकते हैं। इसको मैं पूरा एक बार मिटा ही देता हूँ, ठीक है, तो आप कंफ्यूज नहीं हो जाओ कि कौन सा किसका है। यहाँ अब मैं लिख रहा हूँ इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखो, इसमें उसका 3 लिखा था तो इसका 4 लिख सकते हैं, 11 था तो 12 हो जाएगा, 19 था तो यहाँ पे 20 हो जाएगा, स्ट्रेंशियम 37 था तो यहाँ पे आई थिंक 38 हो जाएगा आपका, ठीक है, ये 38 हो जाएगा। 55 था तो ये 56 है, और ये आपका 88 हो जाएगा। अब इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात कर लेते हैं अपन। में तत्वों को, जो नाम वाला कॉलम है उसमें आपको तत्व लिखने हैं, ठीक है। यहाँ पे बेरिलियम, यहाँ पे मैग्नीशियम, यहाँ पे कैल्शियम, स्ट्रेंशियम, बेरियम और रेडियम, मैंने आपको नाम बता दिए सारे। अब ठीक है, और ऑक्सीकरण अवस्था तो +2 ही होगी। देखो, अब बात करते हैं हीलियम, नियॉन, फिर आर्गन, और फिर आएगा आपका क्रिप्टॉन, फिर जीनॉन और फिर रेडॉन।
ठीक है, चीज़ों को देखना आप ध्यान से। हीलियम नियॉन, यहाँ पे अब क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2s2, फिर 3s2, फिर 4s2, और फिर आ जाएगा 5s2 और 6s2, और ये हो जाएगा 7s2। ये इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? अगर इसको शॉर्ट में लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि NS2, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। NS2 नंबर ऑफ मतलब क्या है, ये आपके कक्षक है, जैसे एस उपकोष मतलब 6। तो बेरिलियम का क्या हो गया, अगर इसको पूरा नहीं भरे तो पूरा, अगर पूरा भरे तो कैसे भरेंगे कि 1s2 फिर 2s2, 4 हो गया, 4 नंबर पे है। इसके बाद 12 भरेंगे। इस शॉर्ट में आप इनको लिख सकते हो, तो ये भी आपका सही है, गलत नहीं है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लिया। ठीक है, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब देखें इनकी ऑक्सीकरण अवस्था। ऑक्सीकरण अवस्था वही जो बाह्यतम उपकोष में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं वो कितने जा सकते हैं, नाभिक के कंट्रोल में है या नहीं, उसके हिसाब से ऑक्सीकरण अवस्था को डिसाइड किया जाता है। तो यहाँ पे सबके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, हमें 2-2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। कितने? 2-2 इलेक्ट्रॉन। तो सभी में +2 +2 +2 +2 और +2, ये इनकी क्या होती है, ये इनकी ऑक्सीकरण अवस्था होती है। बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रेंशियम, बेरियम और रेडियम, ये इन तत्वों के नाम लिखने हैं आपको। और ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका दूसरा हो जाएगा क्षार मृदा धातुएं। क्या हो जाएगा? क्षार मृदा धातुएं, यह हो जाएगा आपका क्षार मृदा धातुएं। तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रेंशियम, बेरियम और रेडियम। और ये ट्रिक है बेटा, मांगे, कन्या, सुंदर, बापराजी, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑक्सीकरण अवस्था, आप इसको लिखिए। इसके बाद में हम इनके गुणधर्मों को पढ़ते हैं कि क्या क्या गुणधर्म है। आप जब मैं लिखूं तब मेरे साथ ही लिखिए, ताकि आप जल्दी से इसको नोट कर ले, और मतलब कम टाइम में हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को लिख पाए। तो कोशिश यही करना, जब मैं बोर्ड पे लिखूं, बोलते हुए लिख रहा हूं, तो आप उन चीज़ों को मेरे साथ ही लिखते रहें, ताकि हमें कम टाइम में भी ज़्यादा चीज़ें हम कवर कर पाएंगे। यहाँ पे स्ट्रेंशियम आपका आई थिंक 37 पे आएगा, वो 36 पे था, इसलिए तो इन चीज़ों को ध्यान रखना। या फिर 37, सॉरी, यहाँ पे 38 बराबर है, स्ट्रेंशियम आपका 38 पे ही है। ठीक है, अब मैं इसको रफ कर लेता हूँ। ये दूसरा था आपकी क्षार मृदा धातुएं। ये जो धातुएं थी वो कौन सी थी? क्षार मृदा धातुएं थी। मैं इसको रफ कर लेता हूँ। अब सुने, देखो, क्षार धातु तथा क्षार मृदा धातु ये आ जाए, डी ब्लॉक आ जाए, सॉरी डी ब्लॉक नहीं, या पी ब्लॉक आ जाए। क्षार धातु, क्षार मृदा धातु, ये आपके पी ब्लॉक, यानी बोरोन है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, ये जो फैमिली है, ये आखिरी गैसें, इनर्ट गैसें हैं, शून्य वर्ग में जो जिसको रखा जाता है, चाहे वो आ जाए। हमें इनके जो जिस तरह से परमाणु त्रिज्या, इनके गुणधर्मों की आवर्तीता नहीं, उनके जो भौतिक और रासायनिक गुणधर्म हैं, मुख्य रूप से हमें भौतिक गुणधर्म दे रखे हैं, लेकिन हमें कुछ कुछ रासायनिक गुणधर्म भी देखने पड़ेंगे, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। बात करते हैं जैसे कथनांक गलनांक क्या है, उनकी परमाणु आकार क्या है, परमाणु त्रिज्या क्या है, विद्युत ऋणता क्या है। ठीक है, और उनका कहाँ पे इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है, उन चीज़ों को हम जब सारे जिस तरह से एस ब्लॉक के पढ़ लिए, फिर पी ब्लॉक के पढ़ेंगे, उनके जो गुणधर्म एक साथ पढ़ेंगे, क्योंकि आपका 99% चीज़ें एक जैसी होगी। लेफ्ट टू मतलब बाएं से दाएं जाने पर क्या चीज़ होती है, और ऊपर से नीचे आने पर क्या चीज़ होती है, वो सभी में कॉमन होंगी। और जहाँ पे कुछ डिफरेंस हुआ, कुछ चीज़ें अलग हुई, तो वहाँ पे मैं उसको नोट करके लिखवा दूंगा, हाँ यहाँ भी चीज़ें गलनांक कथनांक ये चीज़ों पे थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, उसका रीज़न लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ जो मैं लिख रहा हूँ उसमें हम लिखना
कि एक तो आपका मतलब लिखना क्या है कि अभी तो मैं कुछ पॉइंट ही बता रहा हूं आपको, क्षार धातु तथा क्षार मृदा धातु के भौतिक गुणधर्म। ठीक है, क्षार धातु तथा एल्काइल अर्थ मेटल मृदा धातु, क्षार धातु तथा क्षार मृदा धातु के भौतिक गुणधर्म। क्या हो जाएगा आपका भौतिक गुणधर्म, क्षार धातु तथा क्षार मृदा धातु के जो भौतिक गुणधर्म है। अब कौन कौन से भौतिक गुणधर्म हैं यहाँ देखिए, जिस तरह सबसे पहले बात करते हैं उनकी स्थिति, आवर्त सारणी में उनकी स्थिति क्या है, परमाणु आकार एवं त्रिज्या। देखो पहला है आवर्त सारणी में उनकी स्थिति, दूसरा है परमाणु आकार एवं त्रिज्या, और तीसरा पॉइंट है आपका हो जाएगा विद्युत ऋणता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसके बाद में और क्या हो सकता है, और आपका हो जाएगा आयनन ऊर्जा, आयनन विभव यानी पोटेंशियल एनर्जी, आयनन विभव, या फिर इसको आयनीजेशन एनर्जी कहते हैं, या एंथैल्पी, आयनन एंथैल्पी, आयनन एंथैल्पी। ठीक है, देखो आवर्त सारणी में स्थिति, परमाणु का आकार, त्रिज्या, विद्युत ऋणता, आयनन विभव, आयनन एंथैल्पी। इसके बाद में है गलनांक, क्वथनांक। मेरे साथ लिखते रहे आप, गलनांक एवं क्वथनांक, गलनांक एवं क्वथनांक, गलनांक क्वथनांक। इसके बाद में आपका अपचायकता, अपचायक और ऑक्सीकारक, अपचायक ऑक्सीकारक, तत्वों का महत्व और तत्वों का महत्व। ये जो चीजें हैं, तत्वों का महत्व या उपयोगिता, तत्वों का महत्व या तत्वों का उपयोग, इन चीजों को आप नोट कर लें। ठीक है, ये हमारे मुख्य रूप से गुणधर्म हैं, इंपॉर्टेंट करने हैं, और इनको, इन सभी टॉपिक को, इन सभी पॉइंट को हम क्या करेंगे, एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है, जिस तरह से मतलब क्षार धातु, क्षार मृदा धातु, बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है। पी ब्लॉक में बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है। इन सभी टॉपिकों को हम एक साथ लेके चलेंगे। ठीक है, अगर अलग से पढ़ने जाएं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और एक साथ लेके उनको सभी को मर्ज करके पढ़े तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर बार बार पढ़ने से अच्छा उस सारी चीज़ों को एक ही बार हम पढ़ लें। ठीक है, तो इनको इम्पोर्टेंट करें, और इन सभी टॉपिक्स को एक साथ पढ़ना। हमें नोट करके लिख भी लेता हूँ आपके लिए, यह नोट करके हम लिख लेंगे। एक जिस तरह से नोट बनाते हैं, एक स्टूडेंट जब नोट्स बनाता है, कुछ चीज़ें शॉर्ट में लिखनी है तो नोट करके आप लिख सकते हो। ठीक है, नोट बना के इन सभी टॉपिक को, इन सभी टॉपिक्स को एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स के एक साथ पढ़ना है। ठीक है, इस चीज़ को आप अच्छे से लिख लेना, ताकि आपको ये नहीं हो कि हमने चीज़ छोड़ दी। हमारे लिए यही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कि उनकी परमाणु त्रिज्या, विद्युत ऋणता, आयनन एंथैल्पी क्या है।
ठीक है। और नोट्स करके लिखा इन सभी टॉपिक्स को एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट के एक साथ पढ़ना है, एलिमेंट के साथ पढ़ना है, एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट के साथ में पढ़ना है, इन सभी चीज़ों को एक साथ में पढ़ना है। ये मैंने लिख लिया। इस पॉइंट को भी आप लिखेंगे कि हमें कौन कौन से मुख्य रूप से पॉइंट पढ़ने हैं सभी के बारे में, चाहे एस हो, चाहे पी हो, चाहे डी हो, हमें ये चीज़ें तो देखनी ही पड़ेगी क्योंकि हमारा क्वेश्चन ही इनसे बनेगा। या तो क्वेश्चन उठाएगा आयनन विभव से, या विद्युत ऋणता से उठाएगा, या फिर अपचायक या ऑक्सीकरण से उठाएगा। तो इस तरह से जो चीज़ें काफ़ी डीप तक जाएगी उनसे क्वेश्चन उठाने की पॉसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा रहेगी। इनको उतारिए। इसके बाद में जो हम एस ब्लॉक के आपके और एस ब्लॉक के जो क्षार धातु और क्षार मृदा धातु है हमने पूरा लिखा बोर्ड पे। अब उन चीज़ों को हम देखेंगे कौन कौन से हमारे लिए उपयोगी रहने वाले तत्व हैं, उनके बारे में बात करेंगे। इसको लिखिए। ठीक है, जल्दी लिखिए आप इन सभी पॉइंट्स को, जल्दी लिखिए ताकि इसको मैं रफ कर लूँ जल्दी से जल्दी। और इसके बाद हम लिखते हैं मतलब कौन कौन से पॉइंट है जो हमारे शॉर्ट में हम इसको कवर कर लेंगे और कौन से उपयोगी हैं उन चीज़ों को हम देखेंगे। ठीक है, अब मैं इसको रफ भी कर लेता हूँ। आपने लिख लिए होंगे सारे पॉइंट। अब हम उन तत्वों की बात कर लेते हैं जो कि सीधा एक पॉइंट में पूछ लेता है। ठीक है, आप मेरे साथ ही उन तत्वों को लिखिए। जिस तरह से सबसे फर्स्ट हम बात कर लेते हैं आपके रेडियम और फ्रेंशियम की। तो रेडियम और फ्रेंशियम या फ्रेंशियम या रेडियम, ठीक है, या फ्रेंशियम रेडियम लिखो। बात है कि फ्रेंशियम एवं रेडियम की सड़कों पर संकेतक के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है, सड़कों पर संकेतक यानी रोड इंडिकेटर्स रोड इंडिकेटर्स सड़कों पर संकेतक में रोड पे जो संकेतक होते हैं उनके रूप में, सड़कों पर संकेतक के रूप में उपयोग किया जाता है। अब क्या कारण है उसको हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन एक मैं शॉर्ट टर्म में आपको बताना चाहूँ तो देखो, जब आवर्त सारणी में जो एस ब्लॉक के एलिमेंट है क्षार धातु तथा क्षार मृदा धातु, ऊपर से जब नीचे आते हैं तो परमाणु त्रिज्या बढ़ने के साथ साथ में परमाणु आकार भी बढ़ता रहता है। परमाणु त्रिज्या बढ़ने के साथ साथ में क्या होता है, परमाणु आकार भी बढ़ता रहता है। और परमाणु आकार बढ़ते जब नीचे जाते हैं तो जैसे फ्रेंशियम और रेडियम का आकार क्या होता है, काफ़ी बड़ा हो जाता है। और जो उनके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन है वो आसानी से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, और जैसे ही जिस आप लाइट को जा रहे हो तो डिफर का यूज़ किया, या जो लाइट जलती है तो जैसे खतरनाक मोड है इस तरह से लिखा है, या फिर जो बड़ी गाड़ियों के पीछे रेड कलर के कुछ पट्टे होते हैं, या फिर कुछ सड़कों पे जो संकेत बनाए जाते हैं मोस्ट ऑफ आपके रेड कलर के होते हैं। ठीक है, यानी उनमें हम फ्रेंशियम और रेडियम का उपयोग सड़कों पर संकेतक के रूप में क्यों करते हैं, रीजन ये है इनका आकार, इन तत्वों का आकार बड़ा है। माना कि मैंने सीधा यहाँ पे जिस तरह से देखो, ये एक आपका क्या है, ये कोई बोर्ड है यानी खतरे के सिग्नल्स का बोर्ड है। और जब इस पे क्या किया, जब इस पे लाइट आई यानी यहाँ से कोई टॉर्च है, जब ये किरणें इस पे आती है, इस तरह से सोचें, जब ये किरणें इस पे आती हैं तो इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, तो इनकी बाह्य कक्षक में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक से काफ़ी दूर होते हैं। जब नाभिक से काफ़ी दूर होते हैं तो वो ढीले बंधे होते हैं यानी कमज़ोर होते हैं। और जैसे ही कमज़ोर होते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन दौड़ के यानी ऊर्जा को ग्रहण करके निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाते हैं। और जब उच्च ऊर्जा स्तर से अतिरिक्त ऊर्जा का अवशोषण करके वापस नीचे आते हैं, कलर के दिखाई देते हैं। कैसे दिखाते हैं, वो हमें वो एक कलर प्रदर्शित करते हैं। ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, अभी सिर्फ आपको इतना याद रखना है,
एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार सीधा पूछ लेता है। रीजन तो मैं आपको बता भी रहा हूँ, अभी शॉर्ट में निपटा रहा हूँ इसको, कि जिस तरह से ये चीजें आ रही है, यानी ये प्रकाश आया, इलेक्ट्रॉन है, इन इलेक्ट्रॉन की जो पकड़ है वो क्या है, थोड़ी ढीली बंधी हुई है, क्योंकि आकार कैसा है, काफी बड़ा है। जब बड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर निकल जाएंगे, अर्थात उत्तेजित होंगे, ऊर्जा का अवशोषण करेंगे, निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जब जाएंगे तो उच्च ऊर्जा स्तर में जाने के बाद वो अस्थायी महसूस करेंगे। और केमिस्ट्री का रूल है, जितना ज़्यादा एनर्जी वाला उतना ज़्यादा वो अनस्टेबल है, और स्टेबल होने के लिए वो वापस निम्न ऊर्जा स्तर ग्राउंड स्टेट में आता है, तो जो उसकी एक्स्ट्रा एनर्जी है उसको एमिट कर देगा, रिलीज कर देगा, जो कि हमें कलर के रूप में दिखाई देती है। इसलिए वो चमकते हुए इलेक्ट्रॉन है, सड़कों पर संकेतक के रूप में उपयोग किया जाता है। ये जो इलेक्ट्रॉन चमकते हैं, इस तरह से आप समझ सकते हैं इनको। इसके बाद हम ले सकते हैं आपका दूसरा पॉइंट ले लें अपन, तो जो सीजियम और रुबिडियम, और जो सीजियम और रुबिडियम का जो उपयोग होता है वो आपका सौर सेल में किया जाता है। किसमें किया जाता है? सौर सेल में यूज। और वही इसमें आयनन विभव का मान या आयनन ऊर्जा का मान बहुत ही कम होता है। इसमें भी यही बात, फ्रेंशियम और रेडियम में भी, कि आयनन ऊर्जा का मान बहुत कम होता है, इजीली बाहर निकाल सकते हैं। इनमें भी क्या होता है, आयनन विभव लिख लो आप, आयनन विभव का मान बहुत कम होता है, बहुत कम, ठीक है। और इसमें भी सेम टू सेम वही, कि आयनन विभव का मान बहुत ही कम होता है। तो इस रीजन से ये इनका उपयोग किसमें, इनका सड़कों पर संकेतक के रूप में, और सीजियम और बेरियम का उपयोग सौर सेल में उपयोग किया जाता है। इस पॉइंट को आप इम्पोर्टेंट कर लें, हमें एग्जाम में ये ऐसे ही पॉइंट पूछे जाएंगे और इनका रीजन पूछेगा। एक बार फिर रिवाइज कर रहा हूँ, इनके सभी रीजनों को हम एक साथ पढ़ेंगे और काफ़ी गहराई से और काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे। सारी चीज़ें मैं अच्छे से आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो ये संकेतक रॉड इंडिकेटर्स के रूप में उपयोग होता है, ये सौर सेल में इसका यूज किया जाता है। तीसरी बात हम और लिख सकते हैं, ये हो जाएगा, एक होता है बंसल हिट या बुनसन ज्वाला, ये हो जाएगा बंसल हिट या बुनसन ज्वाला, ये हो जाएगा बुनसन ज्वाला। या फर्स्ट ईयर की इनऑर्गेनिक उठा के देखना, ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी, ठीक है। अब देखें, ये जो बंसल हिट है, ये बुनसन ज्वाला है, देखो ये सारे पॉइंट अपने लिए इंपॉर्टेंट है, फिर भी मैं इंपॉर्टेंट करते ही जा रहा हूं। तो बुनसल हिट, बुनसन ज्वाला कौन प्रदर्शित करता है, क्यों प्रदर्शित करना है, हमें वो नहीं देखना है, हमें कौन नहीं प्रदर्शित करना है वो चीजें देखनी है, ठीक है। तो वो बेरिलियम और मैग्नीशियम का आकार छोटा होता है, और इलेक्ट्रॉन पे जो नाभिक की पकड़ होती है वो काफी मजबूत होती है। यहाँ देखिए मैं इस चीज को बना रहा हूँ, ठीक है। बुनसन ज्वाला मीन सभी को अगर समझना चाहें तो ये एक कोई धनावेशित गोला है, ठीक है, मतलब परमाणु है आपका, और यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अगर बड़ा आकार है, यहाँ देखना, ये हो गया और ये हो गया, ठीक है, ये इसका सबसे बाह्यतम इलेक्ट्रॉन है, बाह्यतम इलेक्ट्रॉन सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन है, और इसके बीच में नाभिक की दूरी इतनी, और इसके बीच में नाभिक की दूरी इतनी है। अब आप मुझे ये बताइए कि नाभिक का काम क्या होता है। नाभिक और अंतिम क्लास के इलेक्ट्रॉन या फिर क्लास के इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन ऑफ फोर्स होता है, एक आकर्षण बल होता है, जिसे विद्युत आकर्षण बल बोला जाता है या विद्युत स्थितिकी बल। इस बल के द्वारा ये इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों ओर इस वर्ताकार कक्षाओं में क्या कर सकता है, घूम सकता है, ठीक है ना। तो ये बल इतना भी पावरफुल नहीं है कि यहाँ अंदर हो जाए, क्योंकि अपकेंद्रीय बल और बहिर्केंद्रीय बल दोनों बराबर हो जाते हैं। मैंने आपको बताया था जब एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रॉन के अंदर की ओर भी एक बल लगता है और बाहर की ओर भी बल लगता है, यानी बाहर भी नहीं जा सकता है इजीली और इजीली अंदर भी नहीं आ सकता है। तो इस नाभिक का काम होता है इस इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखना, यानी जिस तरह से ये और ये इलेक्ट्रॉन है तो इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है, काफी अधिक है। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन को अगर बाहर निकलना है तो वो इजीली बाहर निकल जाएगा।
जिस तरह से क्लास में जिस अब इसको इस काफ़ी अच्छे एग्जाम्पल में अगर एक टीचर पढ़ा रहा है, जिस तरह मेरे पास अगर ये फर्स्ट रो है, ठीक है, अगर फर्स्ट रो पे 4-5 लड़कियां बैठे हुए तो इन पे मेरा कंट्रोल के शायद काफ़ी ज़्यादा रहेगा। और इन बच्चों को कहीं पे भी अगर पानी पीने जाना है, कहीं भागना है, तो ये मेरे कंट्रोल पे ज़्यादा रहेंगे, इजीली भाग नहीं सकते। इसी तरह मतलब मुझे जो टीचर को नाभिक समझ लें और स्टूडेंट को इलेक्ट्रॉन समझ लें, यानी इस पास में है, यानी इसकी पकड़ कैसी मजबूत, वो भाग नहीं सकता है, स्टूडेंट भाग नहीं सकता, तो इलेक्ट्रॉन इजीली बाहर निकल नहीं सकता। इसी तरह मुझे टीचर मान ले, यानी नाभिक है, और अंतिम कक्षा में मतलब जो अंतिम लास्ट बेंचर है, लास्ट बेंच वाले लड़के हैं, काफ़ी शरारती है, ठीक है, और माना कि उनका कोई फ्रेंड उनको बुला रहा है पीछे वाले गेट से कि बाहर आ जा, ये वाले, ये लास्ट बेंच पे इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं, लास्ट बेंच वाले स्टूडेंट हैं, यहाँ से इनके जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन वाले कैसे माइनस वाले, यानी काफ़ी अच्छे दोस्त, अट्रैक्टिव, यानी खींचने वाले आ गए। जिस तरह इन इलेक्ट्रॉन को अगर बाहर खींचेंगे, अर्थात इन दोस्तों को क्या करें, बाहर बुला रहे हैं, तो ऐसे टाइम पे उस टीचर का अंतिम क्लास में क्या रहे, अंतिम जो बेंच है वहाँ पे पकड़ कैसी होगी, थोड़ी ढीली होगी। तो अगर वो इलेक्ट्रॉन बाहर वाला अगर ज़्यादा खींचेगा तो भाग सकता है, यानी निकल सकता है, यानी वो की एनर्जी कैसी होगी, अट्रैक्शन ऑफ फोर्स थोड़ा क्या हो गया, कम हो गया। अब कहने का मतलब है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इजीली बाहर निकल सकते हैं, यानी कहने का मतलब अंतिम इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर निकल सकता है यदि नाभिक की पकड़ कमजोर या ढीली है, क्योंकि डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। डिस्टेंस कम, नाभिक काफ़ी मजबूती के साथ पकड़ेगा, उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने नहीं देगा। तो अब बात आते हैं आयनन विभव पे। आयनन विभव पे बात आते हैं अपन, क्योंकि आयनन विभव क्या है, जब किसी इलेक्ट्रॉन की बाह्यतम गैस में, चाहे उदासीन मतलब कोई परमाणु उदासीन है या फिर मतलब वो गैसीय अवस्था में है, तो ऐसे परमाणु के बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को जब बाहर निकल जाता है, जो एनर्जी खर्च होती है उसको आयनन विभव, आयनन एंथैल्पी या आयनाइजेशन एनर्जी कहा जाता है। आयनन विभव, आयनन एंथैल्पी, आयनन ऊर्जा या आयनाइजेशन एनर्जी कहा जाता है जब किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तो अब मुझे बताएं, नाभिक और इसके बीच की दूरी काफी अधिक है, मेरे और अंतिम बैच में बैठे स्टूडेंट के बीच की दूरी काफी अधिक है, तो बाहर जो फ्रेंड बुला रहे, बाहर कोई तत्व मतलब इसको खींच रहा है, तो उनको एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ेगी, कम लगानी पड़ेगी? भाई कम लगानी पड़ेगी, हम थोड़ा सा उसको बुलाएंगे तो बाहर आ जाएगा, क्योंकि टीचर की पकड़ कैसी, कमजोर। इसी तरह नाभिक और अंतिम इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी ज्यादा होगी तो इसकी पकड़ कैसी, कमजोर। तो यहाँ माना कि कोई तत्व है, यहाँ माना कि कोई तत्व है, इसको खींच रहा है, बाहर आ जा, तो ये इजीली बाहर निकल जाएगा। तो आयनन विभव की जो ऊर्जा मतलब आयनन विभव का जो मान होगा वो कम होगा। लेकिन यदि अगर इसको यहां से बुलाना है तो ये टीचर हिलने देगा, या नाभिक इसको हिलने देगा क्या इजीली? नहीं। तो यहां से अगर इलेक्ट्रॉन निकालना है तो काफी ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। कहने का मतलब आकार जितना छोटा है आयनन विभव का मान उतना ज्यादा होगा। आकार जितना छोटा है आयनन विभव का मान उतना ज्यादा होगा, आकार जितना बड़ा है आयनन विभव का मान उतना कम होगा। नाभिक इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस बढ़ी, इलेक्ट्रॉन इजीली बाहर निकल गया। नाभिक इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस जो कम हुई, पावर ज्यादा, मतलब नाभिक कंट्रोल के साथ पकड़ेगा, तो आयनन विभव बहुत ज्यादा लगेगा उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। तो इसलिए ये आयनन विभव वाला इसमें काम करता है। डिफरेंशियल में ये काफी बड़े हैं ना, मतलब नीचे की ऊपर से नीचे आते हैं तो इनका आकार बढ़ता जाता है, तो आयनन विभव कम, आयनन विभव का मान बहुत ही कम, इजीली बाहर। इसी तरह बंसल हिट या बुनसन ज्वाला भी काम करती है कि ऊपर जो तत्व स्थित हैं, तो जिसमें बेरियम, मैग्नीशियम, ये बंसल ज्वाला मतलब कलर नहीं देते हैं। कलर कैसे नहीं देते उसको भी हम देखेंगे, ठीक है। अब इसको मैं रफ कर लेता हूं। यहां देखना, ठीक है। अब ये कलर कैसे मतलब कलर दे रहे हैं या किस प्रकार दे रहे हैं, तो हमें कौन नहीं देता है, तो बेरिलियम एंड मैग्नीशियम, ये दो तत्व बुनसन ज्वाला को रंग प्रदान नहीं करते हैं, क्योंकि बुनसन ज्वाला के पास इतनी ताकत नहीं है कि बेरिलियम और मैग्नीशियम, इनका आकार छोटा है
और इनके जो नाभिक के पावर से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सके और वो इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाए और आते टाइम वापस एनर्जी को एमिट करे और हमें कलर प्रदान करे, ऐसी पावर इसके पास नहीं है। तो बेरिलियम और मैग्नीशियम हमें, आप बोलोगे सर लिथियम भी तो क्या है, लिथियम भी तो छोटा है, लेकिन लिथियम काफ़ी क्रियाशील है। लिथियम क्या है, काफ़ी क्रियाशील है, उसका क्या कारण है उसको हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिथियम नहीं आएगा, अभी फिर से बता रहा हूँ, यहाँ लिथियम नहीं आएगा। हमें ये तीनों पॉइंट याद रखने हैं। तीसरे पॉइंट में याद रखना, बेरियम और मैग्नीशियम ये दो तत्व रंग प्रदान नहीं करते हैं बुनसन ज्वाला को। क्यों नहीं करते बता दिया, क्योंकि बुनसन ज्वाला के पास इतनी कैपेसिटी या इतनी पावर नहीं है कि छोटे आकार वाले से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल सकें और वो रंग प्रदान कर सकें। इसके बाद में चौथा और पॉइंट लिख ले हैं कि क्षार धातुएं होती हैं और क्षार मर्दा धातुएं अमोनियम विलयन के साथ अगर रिएक्शन करें तो ब्लू कलर या नीला कलर प्रदान करती है। मैं लिख रहता हूं चौथा पॉइंट और, कि क्षार धातुएं अमोनियम विलयन के साथ में, या इसमें लिखना आपको अमोनिया विलयन के साथ रिएक्शन कर, अमोनिया विलयन के साथ में रिएक्शन करके ब्लू कलर मतलब नीला रंग प्रदान करते हैं। एक साथ पूरा लिख सकते हो, क्षार धातुएं अमोनिया विलयन के साथ अभिक्रिया करके नीला रंग प्रदान करती है। तो हम ये पूछ सकते हैं, क्षार धातुएं और क्षार मृदा धातुएं यदि अमोनिया के साथ क्रिया करेंगे तो कौन सा कलर वो जनरेट होगा या कौन सा कलर प्रदर्शित होगा, तो आपका ब्लू कलर या फिर कौन सा मतलब नीला कलर प्रदर्शित होगा। इसको लिख लेना, कौन सा रंग हो जाएगा, नीला कलर। ये चारों पॉइंट उतार लिए। और इसके बाद एस ब्लॉक के जो कुल तत्व हैं वो कितने हैं, अलग अलग टाइप के भी उसकी परिभाषा के आधार पे, उनके गुणों के आधार पे और उनकी उपस्थिति के आधार पे भी हम इनको चीज़ों को देख सकते हैं। तो इसको उतार लिए, चारों पॉइंट उतारिए आप। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जिससे ये जितनी भी पॉइंट थे मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट ही आपको लिखवाए हैं, ठीक है। और देखें तो क्षार धातुएं होती है वो सुपर ऑक्साइड का निर्माण भी करती है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके, ये भी हम लिख सकते हैं कि क्षार धातुएं होती हैं वो सुपर ऑक्साइड का और पराऑक्साइड का फॉर्मेशन करती है ऑक्सीजन के साथ में। इसके बाद कार्बाइड से रिएक्शन करके लिथियम कार्बाइड का फॉर्मेशन करती है, ईथर का फॉर्मेशन या फिर क्राउन ईथर का फॉर्मेशन करती है। ये भी हमें ये भी चीज़ें याद रखनी है कि लिथियम होता है वो कार्बाइड के साथ रिएक्शन करके लिथियम कार्बोधात्विक यौगिक या लिथियम कार्बाइड बनाती है, लिथियम कार्बोधात्विक यौगिक या लिथियम कार्बाइड बनाती है। इसके बाद ये क्राउन ईथर का फॉर्मेशन कर सकती है, क्षार धातुएं क्राउन ईथर का फॉर्मेशन कर सकती है। हमें ऑप्शन में मिल सकता है कि क्षार धातुएं किस ईथर का फॉर्मेशन करती है, तो क्रिप्टेन है और आपके क्राउन ईथर है उनका फॉर्मेशन करती है क्षार धातुएं। और इसके बाद ये कलर भी प्रदान करती है, नीला कलर प्रदान करती है। और रंग प्रदान कौन नहीं करता है, तो बेरियम और मैग्नीशियम क्यों नहीं करता वो आगे देखेंगे हम। इन चीज़ों को याद रखना, जनरल जो साइंस होती है उसमें ये कई बार पूछे गए तो पॉइंट है आपके, ठीक है। अब मैं इस चीज़ को रफ करता हूँ और इसके बाद में हम लिखते हैं कि एस जो ब्लॉक है उसमें कुल तत्व कितने हैं और वो 3 टाइप से हैं, कैसे हैं वो चीज़ें बताता हूँ आपको। एस ब्लॉक तत्वों की संख्या क्या हो जाएगा, एस ब्लॉक तत्वों की संख्या, एस
एस ब्लॉक एलिमेंट्स की संख्या, एस ब्लॉक एलिमेंट की संख्या। अब ये तीन हिसाब से होती है, अलग अलग होती है तीनों, ठीक है। अब देखना किस हिसाब से। एक तो है कि इनकी परिभाषा के हिसाब से, फर्स्ट जो हो जाएगा वो परिभाषा, परिभाषा के अनुसार, परिभाषा के अनुसार, ठीक है। दूसरा हो जाएगा स्थिति के आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी में स्थिति के अनुसार, आवर्त सारणी में स्थिति के अनुसार में। और तीसरा हो जाएगा गुणों के आधार पे, परिभाषा के अनुसार में, आवर्त सारणी की स्थिति के आधार पे और गुणों के आधार पे। अब कैसे हैं उनको हम देखते हैं। तो परिभाषा के अनुसार तो 14 तत्व, परिभाषा के अनुसार के अकॉर्डिंग, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग 14 एलिमेंट्स है। कैसे? क्योंकि इसमें आप देख लेना 7 क्षार धातुओं में और 4 मृदा तत्व में, क्योंकि हाइड्रोजन और हीलियम को इसने शामिल कर दिया। यहाँ लिख सकते हैं हाइड्रोजन प्लस हीलियम, हाइड्रोजन प्लस हीलियम, हाइड्रोजन प्लस हीलियम को जोड़ा, हाइड्रोजन प्लस हीलियम को जोड़ा। इसके बाद में आवर्त सारणी में स्थिति के आधार पर 13 तत्व हैं। किसको छोड़ा? तो अब हीलियम को छोड़ा आवर्त सारणी में स्थिति के आधार पे, क्योंकि हीलियम तो कई बार यहाँ पे भी आ जाता है, ठीक है। तो हीलियम को छोड़कर, इसको छोड़कर, हीलियम को छोड़कर, और गुणों के आधार पे 12 तत्व। तो इसमें लिख सकते हैं हाइड्रोजन प्लस हीलियम को छोड़कर। और ये पॉइंट हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है आपका लैब असिस्टेंट के एग्जाम में नहीं, अदर जिस तरह आपके सेकंड ग्रेड में भी साइंस का पेपर है उसमें है, और कोई भी जिस तरह जनरल साइंस में भी कई बार काफ़ी डीप से अगर जाए हैं तो वो यहाँ से अपने क्वेश्चन बन सकते हैं। और यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है कि परिभाषा के अनुसार एस ब्लॉक के एलिमेंट, तो हम जनरली मतलब वो देगा कि परिभाषा के अकॉर्डिंग या आवर्त सारणी में स्थिति के आधार पर, या फिर और दे सकता है या गुणों के आधार पर। तो हमें ऐसे टाइम पे पहचान करनी है। परिभाषा के अंदर 14 तत्व, हाइड्रोजन हीलियम को जोड़ा है, पूरा जोड़ के बनाए हैं 14 तत्व, ठीक है। और आवर्त सारणी में स्थिति के अनुसार तो 13 तत्व हीलियम को छोड़कर और 12 तत्व हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़ दिया, तो गुणों के आधार पर 12 तत्व हो गए। तो इस प्रकार हमने आज एस ब्लॉक के एलिमेंट को हमने पूरा पढ़ा है, ठीक है। आवर्तिता वाले जो सामान्य मतलब आयनन विभव क्या है, परमाणु त्रिज्या क्या, उनको हम एक बार जो एलिमेंट्स, अभी हमें एलिमेंट्स पढ़ने हैं, ठीक है। उन चीज़ों को आप थोड़ा ध्यान से देखना। अभी मैं एलिमेंट्स के बारे में बता रहा हूँ। ये मैंने एलिमेंट्स के बारे में बताया, स्ट्रेंशियम, बेरियम है, बुनसंज वाला है, ये मैंने एलिमेंट्स के बारे में चीज़ें बताई है, ना कि उनके गुणधर्मों की आवर्तिता के बारे में। गुणधर्मों की आवर्तिता के बारे में मैं अलग से पढ़ाऊंगा। तो ये एस ब्लॉक के एलिमेंट हो के एक पॉइंट मेरे को याद आ रहा है, और पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको अब जिस तरह से हमने कितने पॉइंट लिख लिए थे, 4 या 5 पॉइंट लिखे थे। जिस तरह से अगर ये 5वां पॉइंट है तो एक 6ठा पॉइंट है, वो लिख सकते हैं कि आपका हो जाएगा लिथियम और एल्यूमिनियम में, लिथियम एंड एल्यूमिनियम में मतलब हो जाएगा बेटा मांगे, सॉरी ये आपका हो जाएगा लिथियम और मैग्नीशियम, लिथियम और मैग्नीशियम के बीच में विकर्ण संबंध होता है। क्या होता है? विकर्ण संबंध होता है, के बीच विकर्ण संबंध होता है। क्या होता है? विकर्ण संबंध होता है। लिथियम और मैग्नीशियम के बीच में विकर्ण संबंध होता है। विकर्ण संबंध क्या है कि जिस तरह से अपन यहाँ लिखते हैं कि हे अलीना
कहे रब से फिर, और यहाँ से लिखते हैं तो बेरिलियम बेटा मांगे कन्या सुंदर, तो ये चीज़ें मतलब यहाँ पे आ जाती है लिथियम। तो ये इस तरह से क्या रखते हैं, गुणों में समानता रखते हैं। इन्हें लिथियम का आकार छोटा है, मैग्नीशियम का आकार छोटा है, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करते हैं तो इनकी परमाणु त्रिज्या छोटी, इसकी परमाणु त्रिज्या, और बहुत सारे ऐसे गुणधर्म हैं जो लिथियम और मैग्नीशियम में मिलते जुलते हैं। क्या है, मिलते जुलते इस रूप में, ठीक है, विकर्ण को दर्शाते हैं ये। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि लिथियम और मैग्नीशियम के बीच में विकर्ण संबंध है, और एक एल्यूमिनियम के बीच में भी है। क्या है, एल्यूमिनियम के बीच में भी है। तो वो थोड़ा हम बोरॉन फैमिली जब पढ़ेंगे बैंगन आलू गाजर इन थैला वाले ट्रिक के साथ में, तो उसको तब पढ़ेंगे हम चीज़ें। तो इस पॉइंट को भी नोट कर ले हैं। और ये जनरली सभी स्टूडेंट जानते हैं विकर्ण संबंध क्या होता है, जो तिरछा मतलब उनके बीच में जो संबंध होता है उसको विकर्ण संबंध कहते हैं। ये पॉइंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास जो रहेगी उसमें हम डी ब्लॉक और जो आपके पी ब्लॉक है उनको एलिमेंट पे ही बात करेंगे, ठीक है। आवर्तिता पे बात, हम जो तत्वों को जब समझ लेंगे, उनकी स्थितियों को समझ लेंगे, उनके नामों को पढ़ लेंगे, उनके थोड़े थोड़े गुणों को पढ़ लेंगे, तब फिर हम उनके भौतिक गुणधर्म और केमिकल जो प्रॉपर्टीज़ हैं, रासायनिक गुणधर्म, उनकी काफ़ी अच्छे से बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।